नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। हालिया बारिशों ने पाकिस्तान खास करके सिंध सूबे में बड़ी तबाही की है। और सिंध के दारुल हुकूमत कराची से लेके साउथ सिंध, जिसको हम लाड़ कहते हैं, उनको शदीद मुतासर किया है। एक तरफ तो यकीनी तौर पे ये कुदरती आफत भी है, लेकिन ये मेड मैन आफत भी है, कुदरती कैटास्ट्रॉफी भी है। क्योंकि हमने न सिर्फ शहरों में, बड़े शहरों में, लेकिन देहातों में जो हमारे ज़राअत के बुनियाद हैं, हमारे खुराक के जो बुनियाद हैं, उन पे उन वहाँ पे जो बारिशों के जो नेचुरल फ्लो थे, उनको बंद कर दिया। और अब पानी नेचुरल फ्लो से नहीं बह रहा, तो वो तबाही उसकी वजह से आ रही है। मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन, छट्टा के इलाके सख्त मुतासर हुए हैं। उसके साथ साथ दादू डिस्ट्रिक्ट में काछो का एरिया भी सख्त मुतासर हुआ है, जहां हमारी कौमी मीडिया चीख रही है बड़े शहरों में आपासी निकासी आब के हवाले से कि वहाँ बर्बादी हुई है। तो इसी तरह अंदरून सिंध में भी बहुत सारी बर्बादी हुई है। इस हवाले से आज हमने सोचा कि हम लाड़ साउथ सिंध में जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे बात करें। तो आज हमारे प्रोग्राम में उमरकोट से पीटीआई के एमएनए लाल माली साहब हैं, ये सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट्री उमूर के। और उसके साथ साथ मीरपुर खास से हमारे एडवोकेट दोस्त हैं नईम टालपुर साहब। तो हम दोनों मेहमानों को मैं वेलकम करता हूं, और हम बात शुरू करूंगा एमएनए लाल माली से। लाल माली साहब, क्या सूरत हाल है उमरकोट, उसकी पस गिरदाई में बारिशों की क्या सूरत हाल है, और लोगों की जिंदगी कैसे गुजर रही है? कुरबान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उमरकोट जो है तहसील पे मुश्तमिल है। उसमें उमरकोट, कुनरी और पिथोरो शामिल है। ये जो बारिश है ये इतनी शदीद थी, ये 200 से मिलीमीटर से ज्यादा पड़ी हैं, और पूरे जिले में कोई पे बड़ी जो मिकदार में पानी खड़ा ना हो। एक तरफ तो ये कुदरती आफत के तौर पे ये हुआ कि इतनी ज्यादा बारिशें आई, और दूसरी तरफ आपने देखा कि जो पानी के अखराज के जो कुदरती रास्ते थे उन पे कब्जे हो चुके हैं, वो बंद हो चुके हैं। उसकी वजह से पानी निकलने में शदीद मुश्किलात हुई। ना सिर्फ ये, आपने देखा यहाँ के जो भी अवामी नुमाइंदगान हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सारे बहुत बड़े जागीरदार बन चुके हैं। उनकी बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी लैंड हो में उनकी जमीनों में खड़ा हुआ, तो उन्होंने शगाफ डाल के कैनाल्स में, नहरों में वो पानी से गरीब लोगों को डुबोया। उन्होंने डुबोया के बावजूद कि एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन कोई रिलीफ वर्क में आपने देखा कि कोई खास नजर नहीं आया। सिर्फ पीडीएमए ने अब तक सिर्फ 4000 टेंट जो है वो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किए हैं, जबकि ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 1 लाख इंसान उमरकोट जिले के इस वक्त जो है खुले आसमान तले हैं, जब अनऑफिशियल फिगर्स में 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो वहां पे खड़े हैं, जो खुले आसमान के नीचे हैं, जिनको ना छत है ना खाने पीने के लिए कुछ है। और जो लोग जिन लोगों को थोड़े बहुत खेमे या टेंट मिले, क्योंकि उमरकोट तालके का थोड़ा हिस्सा जो वो डेजर्ट है, थर का हिस्सा आता है, उसमें लोगों ने काफी आके वहां पे आके देरे किए हैं, वहां पे आके पहुंचे हैं, वहां पे कुछ टेंट्स दिए गए हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ सवाए एहसास प्रोग्राम उसके, और जो मुखैर हजरात हैं उन्होंने जो है वहाँ पे खाना प्रोवाइड किया है लोगों को, वो भी काफी मिकदार में नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी इस किस्म की चीज नहीं हुई है। आज उस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई जब चीफ मिनिस्टर सिंध ने दौरा किया और उन खेमों में, खेमे में गए, तो वहाँ पे खातून खाना खा रही थी। तो उनसे मुसाफा किया। तब तक एक सहाफी ने पूछा, ये खाना आपको कहाँ से मिला है? तो खातून ने कहा कि ये खाना हम होटल से लाए हैं और 100 रुपये हमने खर्च के
हैरत की बात ये है कि ये जो पीडीए में यानी स्टेट के पैसों से जो खेमे आए लगे और कुछ लोगों ने यहाँ पे मुखिर हजरात ने प्रोवाइड किए, उन खेमों पे भी जियालों ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ पे खेमों पे उन्होंने झंडे लगा दिए हैं पीपल्स पार्टी के, और उसको भी एक पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गुजारिश ये है कि ये वक्त नहीं है जिस पे पॉलिटिक्स की जाए, जिस पे ये पेटी पॉलिटिक्स की जाए। पॉलिटिक्स हर किसी का है और उधर दौड़ रहे हैं, उनकी टेंटों पे झंडे लगाकर ये साबित किया जा रहा है कि हम नाअहल हैं और हम जो सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकते हैं लेकिन लोगों को कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कल मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे राब्ते किए हैं, डिप्टी कमिश्नर से राब्ता किया है। आज जो ये पूरे सिंध के जो भी अज़ला जो मुतासिर हुए हैं, उनका मौजू एक्सपेक्टेड था कि वो रेज़ करेंगे फेडरल कैबिनेट में। तो लेट अस सी कि फेडरल कैबिनेट इस हवाले से क्या डिलिब्रेशन करती है और उसका भी क्या रिजल्ट आता है। सीएम सिंध दौरा करके उमरकोट से आज कुछ ही देर पहले वापस जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैकेज अभी तक किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया है। तो होप फॉर बेस्ट आज काफी दिनों के बाद आज आसमान भी साफ हुआ है और बारिश हटी है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह रहम करे और लोगों को बेहतर जिंदगी मुयस्सर हो। लाल साहब, आपने सही बात की कि पेटी पॉलिटिक्स नहीं की जाए, लेकिन सियासी जमातें हैं, जाहिर है वो पॉलिटिक्स करती हैं। उमरकोट में आप पीटीआई की नुमाइंदगी है, कराची में पीटीआई की नुमाइंदगी है, काछो के इलाके में हालांकि पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं है लेकिन उनकी क्यादत मौजूद है, कारकुन मौजूद है। और नेशनल डिजास्टर को फेस करने के लिए एनडीएमए के जैसे इदारा भी मौजूद है। क्या वजह है कि अभी तक वफाकी हुकूमत इस हवाले से कोई इकदाम उसका नजर नहीं आ रहा, एनडीए में कहीं सरगर्म नहीं है, लोगों को कोई रिलीफ या नहीं मिल रहा? तो ये तो वफाक की भी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे कुदरती आफात में अपने लोगों की, अपने जहां भी बेबस लोग, गरीब नादार लोग मौजूद हों, तो उनके लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त किया जाए। आपने बिल्कुल सही फरमाया। उसके लिए मैंने दो गुजारिशात की हैं आपको कि फॉरेन मिनिस्टर मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कल रवाबित किए हैं सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों में लोगों से और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसको आज फेडरल कैबिनेट में टेकअप होना था, अंडर डिस्कशन आना था। आता है, नहीं आता है या किस लेवल पे आता है, ये दिस इज द मैटर टू बी सीन, नंबर वन। और दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर सिंध को वज़ीर आज़म ने फोन किया है कुछ दिन पहले और अपने भरपूर जो है कोऑपरेशन का यकीन दिलाया है। उसका आज फिर वजीर अला सिंध ने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने उमरकोट में की उसका उन्होंने इजहार भी किया है। तो फेडरल गवर्नमेंट इज रेडी कि वो हर सूरत में सिंध हुकूमत के साथ काम करे और लोगों की भलाई के लिए काम करे, और इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट सिंध के लोगों को सपोर्ट करने से पीछे नहीं हटेगी। लाल साहब, आपने कहा कि उमरकोट में भी दूसरे हमारे सूबे के दूसरे इलाकों के साथ साथ उमरकोट में भी जो जो कुदरती नेचुरल पानी के बहाव थे उन पे कब्जे किए गए, बड़े जमींदारों ने उन पे वहाँ ज़राअत कर रहे हैं, और वहाँ से जो पानी की कट लगा के पानी निकास किया है उसकी वजह से भी आम लोग जो डूबे हैं या जो शहर मुतासर हुए। तो वो कौन से एरिया हैं, कौन से वो क्या वो सरकारी हुकूमती जो जमीन थी जिस पे कब्जे किए गए, लोगों की अपनी जमीन थी, तो उसकी थोड़ी सिचुएशन लोगों को, हमारे नाजरीन को बताइएगा, क्या ये कब्जों की क्या सूरत हाल है वहां पे? तो ये पूरे सिंध में आपने जिस तरह से देखा, एक बैड गवर्नेंस की आला मिसालें कायम हुई है। ये सिर्फ एक शहर नहीं है सिंध का, कराची, जहाँ पे ये रिसेशन होती है या छंडन जिसे कहते हैं, हम सिंधी में छंडन कहते हैं, जो सैलाबी सूरत हाल में पानी के जो नेचुरल रूट्स होते हैं उनके थ्रू आप देखिए, उमरकोट से मुंसलिक एक बहुत बड़ा थर है, डेजर्ट है। वहाँ पे जो कराची और उमरकोट समेत जितना भी ये पानी है अगर उसमें डाल दिया जाए तो शायद कोई थर पे कोई असर ना पड़े, इतनी बड़ी कैपेसिटी है उसको टेक करने की। लेकिन जब तक वहां तक पहुंचेगा तो ही थर उस पानी को एसिमिलेट कर सकेगा और उसको जगह दे सकेगा। तो वो सारे रास्ते बंद हैं, वहां पे कब्जे हो चुके हैं, और नेचुरली मैंने कहा जैसे बैड गवर्नेंस थ्रू आउट द ईयर्स जो रही है, तो ना सिर्फ वहां पे कब्जे हुए हैं लेकिन थर की जमीन जिसको
पहले कोई इतना ज्यादा अहमियत नहीं जाती थी, वहां पे झगड़े हो जाते हैं, वहां पे लोगों ने कब्जे करना शुरू किए कर दिए, खास तौर पे वो जो जो ग्रे लैंड्स हैं जहाँ पे एनिमल्स के लिए रखी गई हैं, स्पेशली जिसको गौचर कहते हैं, जो सरकारी जमीनें हैं उन पे कब्जे हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जंगल का कानून चलता है। और वो कोई, मैं एक जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरऑल आपने देखा कराची से लेके उमरकोट तक और दूसरे अजला तक। तो नेचुरली जब तक पानी को नेचुरल रास्ता नहीं मिलेगा तो वो इसी तरह बर्बादी फैलाता रहेगा। लाल साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि बेड गवर्नेंस के इशू हैं, सारे पाकिस्तान में बेड गवर्नेंस के इशू हैं, सिंध में भी बेड गवर्नेंस के इशू हैं। अब कुदरती आफत की बारिशों की शक्ल में हमारे सिंध में नाजुल हुई है, अभी तक लोग, गरीब लोग वो उसको फेस कर रहे हैं। पीटीआई वफाकी हुकूमत में है और उसके साथ साथ सिंध में जीडीए के कुछ नुमाइंदगान हैं जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं, वो वफाकी कैबिनेट भी हैं। और पीटीआई के कुछ वज़रा कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी कैबिनेट के मेंबर हैं। सिंध गवर्नमेंट ने अगर काम नहीं किया, वो रिलीफ नहीं किया, बैड गवर्नेंस है, तो पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या वफाकी वज़रा हैं, वो जीडीए के, इत्तेहादी जीडीए के जो वफाकी वज़रा हैं, हमें वो भी नज़र नहीं आते लोगों को रिलीफ देते हुए, रेस्क्यू करते हुए, कोई मुतहरिक होते हुए, सवाए एहतियात करने की। कुमार साहब, आप आगे बात वजन हो गई, ये मामलात कुछ इस तरह से हैं कि 18 तरमीम के बाद ये पूरा जो सेटअप जो है वो सूबों के हवाले हो गया है। आपके एमएनएज या आपके वफाकी वजीर अथोराइज नहीं है कि डायरेक्टली उनके किसी भी काम में जो है इंटरफेयर करें या मदाखलत करें। मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूं, मैं किसी भी सूरत में अथोराइज नहीं हूं किसी भी मैटर में। आप देखें, ये रिलीफ का मामला है, ये मुझे नहीं पता और प्रोविंसेस में क्या है, लोग मर रहे हैं। जहां से मेरा ताल्लुक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अकलियती आबादी भी ताल्लुक रखती है, लेकिन जो रिलीफ कमेटी बनी हुई है, मैं यहाँ का एमएनए होने के बावजूद उस कमेटी में नहीं हूँ। और ये पूरा इख्तियार सूबाई हुकूमत को है कि वो किन लोगों को उस कमेटी में रखती हैं या नहीं रखते। तो इसी तरह जो पीटीआई या जीटीए या हमारे इत्यादि जो है, उनको सिंध गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंस नहीं रखती, उनको उन कमेटीज में शामिल नहीं करती जहां पे वो अपना इनपुट दे सके। और 18वीं तरमीम के बाद तो ये सारी चीजें मुश्किल नजर आती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ये जरूर कोशिश करते हैं कि वफाकी हुकूमत किसी न किसी तरह से सिंध के लोगों की हेल्प में एनडीएमए के थ्रू जो भी लीगल और कानूनी और आईनी रास्ते हैं उससे वो इंटरवेन करें और उसमें लोगों की रिलीफ में भरपूर जो है अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे साथ मीरपुर खास से हैं एडवोकेट मीर नईम तालपुर साहब। उससे भी हम बात करेंगे बारिशों के हवाले से मीरपुर खास, उसके पास किरदाई में जो नुकसान हुआ है, लोग बेघर हुए हैं, वहाँ भी जो मुसीबत हुई है लोगों के लिए, मुश्किलात बढ़ी हैं, वो सिम नालों की वजह से बढ़ी है। वहाँ वो उनमें ब्रीचें हैं, लोगों के गांव उसमें बह गए हैं और बहुत सारे सैकड़ों और लोग वहाँ बेघर हुए। मीर नईम साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। और आप मीर साहब, इस जो भी सूरत हाल वहाँ आपके इलाके में है, आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि अब इस वक्त क्या सूरत हाल है बारिशों की वजह से, ये जो सेम नाले हैं उनकी वजह से जो तबाहकारी हुई है। शुक्रिया कुर्बान फलू साहब, आप की बड़ी मेहरबानी जो आपने इतना अपना ये हमारे यहाँ सेंसिटिव इशू है जो ड्रेनेज का और पानी का और बारिशों का जो मानसून हुई है उसमें जो बड़ी तकालीफ लोगों को आई है, उसके हवाले से आपने प्रोग्राम किया है। हम आपके बड़े मशहूर हैं, खास करके मीरपुर डिवीजन के लोग, बदीन के लोग, क्योंकि यहाँ बिल्कुल हम पूरे हिट पे होते हैं। क्योंकि जब भी हिंदुस्तान से मानसून की बारिशें आती हैं या बंगाल से बारिशें आती हैं तो हम मोस्टली अफेक्टेड एरिया हमारा ही होता है। उसमें मीरपुर खास होती है, सांगड़ है, उमरकोट डिस्ट्रिक्ट है और बदीन डिस्ट्रिक्ट है। तो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके लिए एक बड़ा तकलीफ मामला है। क्योंकि ये 2000 पहले तो 1964 में भी आया था, उससे बड़े सैलाब आए हैं। उसके बाद जो है वो अपना
अब रिसेंटली जो था माजी करीब में, वो 2011 में वही सितंबर में एक बड़ा सैलाब आया था। उससे पहले 2010 में तो आया था अपना इंडस में, जो इंडस रिवर के था। मगर ये बारिशों का जो हमारे यहाँ तकलीफ थी, वो सैलाब था, वो 2011 में आया था। उसमें बड़ी हमें तकलीफ थी। तो तकरीबन 9 साल गुजरने के बावजूद हम वहीं के वहीं पोजीशन में हैं। रेन ड्रेन के हवाले से कुछ सेम नाले इन्होंने ड्रेन किए थे, मगर उनका भी कोई आउटफ्लो नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मेन जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जो सिंधु दरिया के लिए नेचुरल जो थे पानी निकालने के, या जो अपना सैलाबी पानी निकालने के लिए, वो जो उनकी जो विड्थ है वो भी खत्म हो गई है। वो कभी कहाँ 200-250 फीट जिसकी विड्थ थी, उनको अब कहीं कहीं जगह पे तो 50-30 और कहीं कहीं ढुड्डों के यहाँ तो 10 फीट पे लाके उन्होंने खड़ा किया है। कुछ कब्जा माफिया है, मगर ये स्टेट की जिम्मेवारी है कि उनको ऐसी, जब हमने 2011 में हमने बड़ी तकालीफ उठाई है, तो 2011 के बाद हमें और हुकूमत को ये सोचना चाहिए था कि भाई इस गुजरगाहों को, जो कुदरती गुजरगाहें हैं पानी की, उनको कैसे इंक्रोच से रिमूव किया जाए। ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था, वो कि भाई ऑर्डिनेंस में हुआ था कि भाई कोई भी जो नेचुरल गुजरगाहें हैं पानी की, उसको हम रिमूव करेंगे, मगर ऐसा हमें इतना उसका फायदा नहीं हो सका। आफत अल्लाह ताला की तरफ से होती है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि 200-250 मिलीमीटर बारिश की वजह से पूरे इलाका, देहात, हजारों एकड़ की काश्त वो है, वो तकलीफ में, लोग रोडों पे आ गए हैं, रास्तों पे बैठ गए हैं, कोई इनको बैठने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि हमारे यहाँ तो डेजर्ट ज्यादातर माइग्रेट करके डेजर्ट चले जाते हैं। नौकोट है, उमर देखेंगे तो हजारों के तादाद में लोग, फैमिलियां शिफ्ट यहाँ से करके, माल मवेशी, क्योंकि इनके घर नहीं रहे, उनकी जमीनें आबादी नहीं रही, तो वो अपनी वो शिफ्ट करके चले गए हैं। तकलीफ ये है कि पानी का जो इशू है उसमें ये आज से नहीं है, ये काफी 25 एलबीओडी आउटफॉल ड्रेन का प्रोजेक्ट था, मेरे ख्याल में शायद 70s का प्रोजेक्ट है, कि उसमें 80s के प्रोजेक्ट में कि भाई वो उसको करना है। मगर बदकिस्मती यहाँ ये होती है कि कोई भी काम नियतन तो बेहतरीन होता है, उसकी जो PC1 बनती है, उसकी डिजाइन मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ जगहों पे चेंज कर देते हैं। ये बदकिस्मती होती है, बताते एक चीज है और आगे चल के वो होती है। क्योंकि यहाँ पानी का जो सैलाब का पानी का, क्योंकि वो जो नेचुरल थे दरिया के, जो थे, हाकड़ू नदी थी या पुरान था, उसका नेचुरल फ्लो था शकूर डंड, जो सीधा जाके अली बंदर की तरफ से पानी डालता था। अब जब एलबीओडी आ गई तो ये दोनों धोरो जो फर्स्ट रेगुलेटर की टेल एंड पे आता है, जो नारा कैनाल खुद एक बड़ा कैनाल था जो सखर बैराज से निकलता है, वो नेचुरल पानी का फ्लो था। उसको एक वो निकलता है, एक इस तरफ से मीरपुखास की तरफ से निकलता है धोरो पुरान, इनके बीच में ये एलबीओडी को लाए। अच्छा, वो तीनों पैरेलल चलती हैं, एक अपना उमरकोट से लेके फर्स्ट रेगुलेटर, डोरो नारो से, कुमरी से लेके बॉर्डर का जो है, बॉर्डर जो अपना डेजर्ट का और बैराजी इलाकों का बॉर्डर है, उसको लेके आती है। ये पुरान मीरपुखास शहर से निकलती है, इन्होंने बीच में निकाल के सेक्शन बनाई नौकोट और जुड्डो के करीब। उसमें क्या किया कि जो अपना ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, वो तो इंजीनियरों को पता होना चाहिए था, उसको क्या करना चाहिए था। एक नेचुरल पानी के रिसोर्स को आप उसको बंद करके आपने ढोरों को क्या किया कि उन्होंने नौकोट के साथ आके मिला के सेम नाले में अटैच किया है। अच्छा, ये पुराने जो अपने गुजरगाहें थी पानी की, वो जिग-जैग है ना, तो इन्होंने क्या किया कि एज ए प्लान जो उसने क्या बनाई है, 4000 क्यूसेक के करीब पानी उसमें से गुजरता है। अच्छा, 4000 सिर्फ सेम नाले का पानी है जिसकी उन्होंने कैपेसिटी बनाई है। नवकोट के बाद ये जब तीनों जो गुजरगाहें पानी की आपस में जब मिलती हैं, तो उधर हजारों क्यूसेक पानी बन जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ नवाबशाह, सांगड़, मीरपुखास, उमरकोट 5 डिस्ट्रिक्ट का पानी एक जगह पे अगर आप नवकोट में लाएंगे। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि ढोरों के जब पानी पहुंचता है नवकोट के करीब,
तो उन्होंने ढोरों को सेम नाले में मर्ज करके उसको बंद कर दिया है, उसके आगे ढोरों नहीं निकलता, जो था नेचुरली उसको उन्होंने दीवार दे के ब्लॉक करके बंद कर दिया है। उसके अलावा दूसरा जो इश्यू है, क्योंकि अच्छा दूसरा इशू ये है कि जो पुरान हमारा चलता है, तो पुरान का जो पानी है वो जिग-जैग में चलता है। घुटनों के करीब इन्होंने इसको इसको आपस में मिला लिया। अच्छा फिर इसको जो काफ़ी ऐसा अबंडन एरिया पड़ा हुआ है पुरान का, अगर उसको ये नेचुरल रिसोर्सेज़ को लेके चलते, तो शायद मेरे ख्याल में ज़्यादा था। क्योंकि अब मेरे मेरे ख्याल में झुड्डो से लेके जो वंगो का कहलाते हैं शादीलाल के करीब, ये करीबन 17 किलोमीटर का 17-18 किलोमीटर का मुफासला है। उसमें वो सारा पानी एक सेम नाले में जाता है। तो अच्छा जब सेम नाले में जाता है तो सेम नाले को इन्होंने जो है उसका नेचुरल रिसोर्स जो था, नेचुरल सोर्स था, वो अपना शकूर डैम था, उसको उन्होंने कट करके 80s के बाद 80s में जब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हुआ तो इन्होंने इसको दूसरी तरफ लेके गए, रेन ऑफ कच्छ की तरफ, वहीं उन्होंने उसको समुद्र की तरफ इन्होंने उसको रखा है, उसकी जो है वो रखा है। इसकी वजह से क्या होता है कि उधर टाइड ऊपर है, पानी का प्रेशर, अच्छा इवन जब समुद्र की ऊपर आता है समुद्र, तो वो उसको बैक करके भेजते हैं पानी को, तो उसमें तकलीफ होती है। इधर से पानी जा रहा है, उधर से समुद्र का पानी आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वो तो ब्रीच पड़ेंगे। ब्रीच एक जगह से नहीं पड़ते, सेम नाले में ब्रीच पड़ते हैं, वो अलग नुकसान होता है। अगर आप नौकोट से ढोरों में आएंगे, क्योंकि पानी का तो प्रेशर वहीं जाएगा सेम नाले पे जो उन्होंने बनाया है, उधर उसमें जब पानी आता है तो वो ब्रीच डेफिनेटली ब्रीच पड़ेंगे। अच्छा इससे बदीन सिरानी, बदीन का जो खुद बदीन तहसील है, वो बदीन डिस्ट्रिक्ट का बदीन तहसील खास करके, क्योंकि गोलार्ची और मातली इस तरफ आ जाते हैं, मगर बदीन तहसील वो हर साल हर बारिश में अफेक्टेड होता है, इसलिए कि नेचुरल जो उसका सेम नाला है वो उधर से ब्रीच करते हैं आते हैं, क्योंकि पानी उधर से नहीं जा सकता। मीर साहब आपने सारी सूरत हाल बताई, तो ये एक टेक्निकल ऑलमोस्ट फॉल्ट रखा है, ये करंट सेटअप है। अच्छा मेरा मीर साहब ये कहना है कि ये सारी सूरत आपने बताई, यकीनी तौर पे हमारे यहाँ बैड गवर्नेंस का इशू है, हमारे इदारे गलत डिजाइन के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, पैसे खाए जी जाते सर, हैं, जिसकी वजह से सारे मसाइल होते हैं। ये सारे एरियाज बदीन हो, ठट्टा हो, मीरपुर खास हो, ऑलमोस्ट वहां पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात रही है और उनके वज़रा रहे हैं। तो अभी तक ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं 10-12 15-20 सालों से, ये नहीं हल क्यों नहीं होता? सर इसका हल इसकी दो चीजों में है ना सर। इसका जो ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है, इरिगेशन का प्रोजेक्ट अलग होता है, ड्रेनेज का प्रोजेक्ट अलग होता है। ड्रेनेज के प्रोजेक्ट में जो हमारे यहाँ, क्योंकि असल इशू ये है कि इदारे इदारे फर्दों के मातहत हो गए हैं ना। पहले इदारे मजबूत थे, तब फर्द उसके मातहत थे। अब यहाँ इदारे इदारे जो है इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं। फर्द आता है, वो मेरे ताल्लुकात से आता है, किसी किसी सोर्स से आता है, क्योंकि अच्छा ये अर्थ वर्क का जो काम है इसमें करप्शन इसलिए भी ज्यादा होती है कि ये काम दिखाई नहीं देता। तो देखो ना, अर्थ वर्क के काम में पैसे ज्यादा होते हैं, अर्थ वर्क के काम में, बिकॉज यहाँ को बिलियंस रुपीज आते हैं, इवन वर्ल्ड बैंक का पैसा आया, काफी इदारों के पैसे आए, मगर इस ये ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का इशू नहीं है। ये जब आप पाकिस्तान पूरे का पानी यहाँ से, क्योंकि एलबीओडी का वही इशू है, जैसे उन्होंने आरबीओडी को जाके मंशर में डाला है, इसमें सिंध गवर्नमेंट एहतजाज भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मगर इनकी जो डिजाइन बनाते हैं हमारे यहाँ इंजीनियर, उनको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में पानी नहीं जाएगा। ये आजकल आप तो पूरी दुनिया इस पे गूगल मैप पे भी देख सकते हैं कि हर जगह पे देख सकते हैं कि पानी की देखो ना, ये वही लोग थे, इनको सबको पता होना चाहिए कि सक्कर बैराज के बाद कैसे इरिगेशन सिस्टम इन्होंने अंग्रेजों ने डेवलप किया, उन्होंने सर्वे कैसे की कि हमारी जमीन की कौन सी है, डाउन स्ट्रीम कौन सी है, किस तरीके से पानी को ले जाना चाहिए, ये सब चीजें, ये सब रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। मगर बदकिस्मती ये है कि एक तो ईमानदारी का तो इश्यू तो रहता ही रहता है, उसके बाद ये है कि ये बेहस हो गए हैं सारे लोग। अफसोस इस बात का है कि देखो ना, आप अब लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी मईशत, उनकी रोजगार की जिंदगी, आप इतनी एंजाइटी हो गई है, इतनी परेशानी का आलम है, लोग बहुत, आपने सोशल मीडिया पे तो रोजाना इस किस्म की वीडियो चलती होंगी, काफी लोगों की दुनिया पूरी देखती है इसको,
کہ ہمارے یہاں حالت کیسی ہو گئی ہے. ہم سکیم حالت میں, ہم حالت زار میں لوگ رہ رہے ہیں. بالکل یہ صورتحال بالکل ایک بڑی کریٹیکل ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل گیم تو چلتی ہے, کوئی بندہ ڈیفینیٹلی جو بھی, پر حقیقت یہ ہے کہ حاکم جو ہے وقت کا, وہ اس کا ذمہ وار ہوتا ہے, اسی کو سب چیزیں بہتر کرنی پڑیں گی. جب تک وہ بہتر نہیں کریں گے, صورتحال دن بدن آئے دن کریٹیکل ہوتی جائے گی. کیونکہ 2011 میں تو کافی زبردست برسات تھی, اس سے یہ کم تھی. اس کے بعد بھی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ 2011 والی صورتحال ہو گئی ہے. مگر اب 5 ڈسٹرکٹس کو آپ نے ایک رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. آپ اس کی ایکسکیویشن نہیں کرتے, آپ اس کی صفائی کے پیسے آتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ صفائی ہوئی نہیں ہوئی, 2 مشینیں چلی نہیں چلی. اس لیے اس کو بڑا سیریس اس کو لینا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے یہاں جو ایگریکلچر کیش کراپ ہوتا ہے پورے سندھ میں, آپ دیکھیں کہ جو رائٹ سائڈ آف دا ریور ہے, انڈس ریور کی, وہاں کیش کراپ نہیں ہے. کیش کراپ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز یہاں سے پاکستان کے لیے آپ کو مہیا ملے گی, ارلی کراپ ملے گا. اس کے اکانومی کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ نے بڑا ایک معاشی قتل کر دیا ہے لوگوں کا. ایون یہ صرف ان کا قتل نہیں ہے, یہ ہمارے پاکستان کی سندھ کی معیشت کے لیے بھی بڑا ایک دھچکا لگا ہے. تو یہ میر صاحب آج سی ایم سندھ آئے تھے, میر خاص اس کے ایریا میں, عمر کوٹ وغیرہ. آپ کا اندازہ ہے کہ بہت سنا جا رہا ہے کہ ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں, روڈوں پہ وہ خیمے لگائے بیٹھے ہیں, کسی کو خیمہ ملا کسی کو نہیں ملا. فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہو گیا, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. تو آج سی ایم آئے ہیں, آپ کو کیا لگا, کیا اقدامات اٹھائے, کیا انہوں نے احکامات اٹھائے دے دیے, اور کیا انتظامیہ متحرک ہوئی ہے اس کے سی ایم کے صاحب تو دورے کے آئے بعد؟ تھے, ہاں سی ایم کے دور کے بعد بالکل متحرک ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی, کیونکہ یہاں کافی لوگوں نے, کیونکہ ہم پہلے بھی رہے ہیں, کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں, مگر یہاں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, کچھ جو فلنتھراپسٹ ہیں, وہ خود کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو اکثر جو لوگ ہیں وہ زیادہ اگر متاثر ہوتے ہیں تو اپنے مال مویشی ڈیزرٹ کے علاقے میں لے جاتے ہیں. وہاں تھوڑا اس کو سکون بھی ملتا ہے, بیٹھنے کی جگہ بھی ملتی ہے. وہاں جو ہمارا جس کو بولتے ہیں کہ اسی سائڈ پہ کافی لوگوں نے کام بھی کیا ہے, گورنمنٹ بھی ایفرٹس لے رہی ہیں. مگر یہ گورنمنٹ کے ایفرٹس یہ آپ ٹیمپرری ہے. ہم ٹیمپرری ایفرٹس کی بات نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ مستقل حل نہیں کریں گے, آپ کتنا راشن دو گے؟ 15 دن 20 دن کے بعد یا 25 دن کے بعد 50 دن کے بعد پانی اتر جائے گا, لوگ واپس چلے جائیں گے. یا 15 دن یا 20 دن کے لیے آپ نے ہمیں راشن دیا, آپ نے ہمیں ٹینٹ پرووائڈ کیا, یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ اب پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں. جہاں پر بھی لوگ آئے انہوں نے کافی لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی ہم بھوک پہ رہ سکتے ہیں, مگر آپ پانی نکالنے کا ایک مستقل حل جب تک نہیں کرو گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ میر صاحب, میر نعیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ابھی یہ آپ میر نعیم تالپور کو آپ سنا, اس سے پہلے ہم نے تحریک انصاف کے ایم این اے لال چند مالی کو ہم نے سنا, آپ نے سنا. جہاں بھی بات کریں, آپ کراچی کی بات کریں, جوہی کے کاچھو کی بات کریں, آپ میرپور خاص کی بات کریں, آپ عمر کوٹ کی بات کریں, بدین چھٹا سجاول کی بات کریں, جو بھی تباہی آئی ہے آلموسٹ اس میں مین میڈ جو ہے اس کا کردار نیچرل ڈیزاسٹر سے زیادہ ہے. کرپشن ہے, غلط منصوبے ہیں, ان کی غلط پلاننگ ہے, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ دربدر ہوئے ہیں, پریشانی کا شکار ہیں, بھوک افلاس کا شکار ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ جو نیچرل قدرتی گزرگاہیں ہیں پانی کی, اس کو بحال کرنا پڑے گا, اور آپ کے جو منصوبے ہیں وہ بہتر ڈیزائن سے آپ کو چلانے پڑیں گے, اس پہ امپلیمنٹیشن کرنا پڑے گا, اور اس کی دیکھ بھال کرنا پڑے گا, تاکہ لوگوں کی جو بھی جمع پوجی ہے, ان کے فصل ہیں اور ان کے جو مال مویشی ہیں, وہ ہر سال اس قدرتی آفات کی وجہ سے یا انسانی کوتاہی کی وجہ سے وہ نقصان نہ ہو, وہ برباد نہ ہو. تو یہ ہم نے آج کوشش کی ہے کہ آپ کو اندرون سندھ, خاص کر کے لاڑ جس کو ہم ساؤتھ سندھ کہتے ہیں, اس کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. آپ نے کو ہم تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ وہاں صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. اس لیے وفاقی حکومت کو, این ڈی ایم اے کو اور باقی جو ادارے ہیں وفاقی حکومت کے, صوبائی حکومت کے, ان کو متحرک ہو کے لوگوں کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. تو جو یہ پروگرام ہمارا اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو واچ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. تو ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.